हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। अब समय बहुत ही कम है, मान के चलिए 1 सप्ताह से भी कम है, 6 दिन का टाइम है। और 6 दिन में ही बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना होगा। देखिए, टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है बहुत तनाव में चले गए होंगे, कितना पढ़े। ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्वेश्चन आसान आ रहा है, तो उसको भी पता है कि समय मैंने दिया नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, तो हार्ड क्वेश्चन फिर कैसे सोल्व कर पाएंगे वो लोग। और क्वालिफाई नेचर का पेपर है तो वो आसान पेपर ही देगा। तो आप मान के चलिए कि कोई भी यूनिट है, बहुत सारा यूनिट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस यूनिट को बस ऊपर ऊपर ही पढ़िए। जितना हो सके ऊपर ऊपर से पढ़िए, ज़्यादा डीप में नहीं चाहिए। किसी भी टॉपिक को छेड़िए मत कि एकदम डीप में जाकर उसको अब उसमें शोध करने लगिए। ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पीएचडी नहीं करना है, ठीक है ना। बस क्वालिफाई करना है, ऊपरी नॉलेज ही बस लीजिए, उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हो सकता है अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेट टफ ही हो जाए थोड़ा सा आप लोग के लिए। इससे आसान ही आएगा हमेशा एग्जाम में। तो इस सेट को लेकर भी टेंशन में नहीं जाना है कि सर मेरे से बन नहीं रहा है या बहुत कम स्कोर कर रहे हैं। एकदम टेंशन नहीं लीजिए। जितना टेंशन लीजिएगा अभी आपको नुकसान करेगा, जितना लाइट माइंडेड रहेगा उतना आपको फायदा करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन है। तो बहुत आसान आसान सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। खासकर फुल फॉर्म वगैरह याद कर लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन आपका बहुत सारा बन जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस। आईओटी का मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसमें फॉल्स आपको ढूंढना है, तो फॉल्स आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर। आईओटी डिवाइसेस आर कम्प्लीटली सेफ। एक सेफ नहीं है। देखिए, इंटरनेट की दुनिया में कम्प्लीटली कुछ भी सेफ नहीं है, तो इस तरह से ऑप्शन आप छांट सकते हैं। बाकी जो कुछ है वो आपका ट्रू ऑप्शन है। जैसे कि यह बोल रहा है आईओटी डिवाइसेस यूज द इंटरनेट। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम ही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो कोई भी डिवाइस में इंटरनेट है तब वो आईओटी कहलाएगा, ठीक है। और फिर वो क्या करेगा, आपके लिए डाटा कलेक्ट करेगा, डाटा को शेयर करेगा, यही सब काम करेगा। जितना भी आईओटी डिवाइसेस होते हैं उसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होना ही होना है, ये तो फिक्स है। और ये वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। जितना भी आईओटी डिवाइसेस है वो सब वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन आपका ट्रू जा रहा है। फॉल्स आपको निकालना था तो डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईओटी प्लेटफॉर्म। देखिए, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स ये प्रोवाइड कराने वाली बहुत सारी प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अमेजॉन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजूरे, सेल्स फोर्स, ये सब जो है ना आईओटी प्लेटफॉर्म है। इसमें से कह रहा है नॉट। नॉट आपको पकड़ना है, तो आपके लिए सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लिपकार्ट। ये आईओटी प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अपना सामान बेचती है, बस ये क्या कर दिया, ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन में इस तरह से आ जाए क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करने वाली सर्विसेज, तो भी ये तीनों ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। ये तीनों क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करती है। देखिए, जो क्वेश्चन में थोड़ा सा नॉट रहे ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से रुक के उसको समझ लीजिए फिर आगे बढ़िए, क्योंकि नॉट बहुत ज़्यादा गलती करता है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। कौन इसमें आईओटी का एप्लीकेशन नहीं है। तो देखिए, स्मार्ट होम ये भी आईओटी का एप्लीकेशन है, स्मार्ट सिटी ये भी है, सेल्फ ड्राइविंग कार सुनते होंगे, जो एलोन मस्क का कार है वो सेल्फ ड्राइविंग है, तो वो सब इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा है। ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, एक सेंसर का नाम है। चलिए अब हम लोग आ गए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन आईओटी सिस्टम। फंडामेंटल कंपोनेंट कौन नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर फंडामेंटल कंट्रोल मतलब फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। बाकी सेंसर होना एकदम अनिवार्य है। किसी भी आईओटी में, आईओटी डिवाइसेस में सेंसर के दम पे ही वो चलता है। और कनेक्टिविटी मतलब नेट कनेक्शन वगैरह तो होना जरूरी है। एंड डाटा प्रोसेसिंग ये भी होना जरूरी है। यूजर इंटरफेस, जैसे कि आप बोल के उसको कंट्रोल करते हैं, एलेक्सा गाना अगर सुना हो, ये करो एलेक्सा लाइट ऑफ करो, तो आप जो आवाज़ से उसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये यूजर इंटरफेस हो गया ना। तो ये सब चीज़ होना जरूरी है। ये आपका नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी। तो देखिए, आई का फॉर्म, आई जो शुरू वाला आई है उसका मतलब हो गया इंडस्ट्रियल, और बाकी का हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल बस याद रखिएगा, बाकी खुद हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो गया सी।
अब यहाँ से नेटवर्किंग क्या है, टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ, कब हम बोलेंगे कि मेरा दोनों डिवाइस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो जब वो अपना डाटा को आपस में एक्सचेंज करते हों, तो तभी हम बोलेंगे कि वो नेटवर्क के हिस्सा है। तो वही बोल रहा है, ए नंबर ऑप्शन का सही हो जाएगा। ए प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद अनदर डिवाइस। बस काम खत्म। 7वां नंबर ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर नेटवर्क इज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ अनदर नेटवर्क। ये बोल रहा है कि कौन सा नेटवर्क है जो एक नेटवर्क के ऊपर अपना नेटवर्क बनाता है। तो इसको बोलते हैं ओवरले नेटवर्क। ओवरले क्लियर हो जा रहा है, एक के ऊपर एक, तो ओवरलैप हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओवरले। हालांकि इस तरह का नेटवर्क आपको तभी दिखने को मिलेगा जब आप वीपीएन वगैरह यूज करते हैं। वीपीएन, अधिकतर लोग तो वीपीएन यूज कर ही लेता है किसी ना किसी रूप में, तो वहाँ पे वो अंदर ही अंदर ओवरले नेटवर्क बना लेता है, लेकिन दिखाई उखाई आपको देगा नहीं। 8वां नंबर, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर। देखिए कंप्यूटर नेटवर्क में नोड हम किसको बोलेंगे, तो वो हर डिवाइस जो नेटवर्क के इन अंदर लगा हो या बाहरी एज पे लगा हो, वो सब नोड कहलाएगा। जैसे कि आपका राउटर, ये भी नोड कहलाएगा। आपका जो कंप्यूटर जो डाटा ओरिजिनेट कर रहा है वो भी नोड कहलाएगा। आपका कंप्यूटर जहाँ पे डाटा जा रहा है मतलब डेस्टिनेशन पॉइंट, वो भी नोड ही कहलाएगा। तो हर डिवाइस नोड कहलाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन चैनल इज शेयर्ड बाय ऑल द मशीन। जब कुछ इस तरह की बात आए कि कोई डाटा जा रहा है जो सारे मशीन पे चला जा रहा है, पूरी तरह से ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ब्लूटूथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PAN, पैन। पर्सनल एरिया नेटवर्क में ब्लूटूथ आता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए डैश इज ए डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन। जब भी इस तरह की बात आ जाए, राउटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करके पैकेट को फॉरवर्ड करना, तो वहाँ पर राउटर मार दीजिएगा। राउटर राउटिंग इंफॉर्मेशन को लेता है और पैकेट को फॉरवर्ड वगैरह करते रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए लिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड बाय ए सिस्टम, वन प्रोटोकॉल पर लेयर इज कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक। देखिए जब भी बोले कि लेयर वाइज लेयर प्रोटोकॉल रखा हुआ है, तो ये कहलाएगा स्टैक। हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि TCP/IP, ठीक है, TCP/IP ये भी स्टैक का ही स्टैक मतलब कि स्ट्रक्चर में ही आता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रोटोकॉल स्टैक। 13 नंबर, ए कंपनी इज डेवलपिंग एन एडवांस वर्जन ऑफ देयर करेंट सॉफ्टवेयर अवेलेबल इन द मार्केट, व्हाट मॉडल अप्रोच वुड दे प्रीफर। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में चल रहा है, उसको और थोड़ा सा एडवांस बनाना है, उसको थोड़ा सा और एडवांस वर्जन का बनाना है, तो क्या करना होगा, कौन सा मॉडल सही रहेगा। तो यहाँ पे आपको रैड भी सही रहेगा और इन आइट्रेटिव भी सही रहेगा। तो आइट्रेटिव मॉडल, जिसको आइट्रेटिव इन्हांसमेंट भी बोलते हैं, और रैड, ये दोनों सुटेबल है। दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग कैसे कोई जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, 1 महीने के बाद अपडेट आ जाता है, तो व्हाट्सएप पहले से आप यूज भी कर रहे हैं और उसका एडवांस वर्जन भी आ गया, तो ये सब आइट्रेटिव मेथड के थ्रू ही काम होता है इसमें। 14 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी। देखिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी बोल रहा है कि कौन नहीं होगा, तो इसमें हो जाएगा पोर्टेबिलिटी। सही आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबिलिटी। ये कोई सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्वालिटी का पार्ट नहीं है। चलिए अब आ जाइए 15 नंबर। देखिए थोड़ा सा इस पर समझाते हैं
सॉफ्टवेयर का क्वालिटी अगर पूछता ना तो पोर्टेबिलिटी भी सही हो जाता, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोसेस बोल रहा है, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलप करने का जो प्रोसेस है ना उसका पार्ट बोल रहा है, तो वहाँ पे पोर्टेबिलिटी नहीं होता है। 15 नंबर पे आ गए हम लोग। करेंगे डैश एंड डैश आर टू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो आपको पता होगा कि जेनरिक और कस्टमाइज दो प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। जेनरिक जेनरिक ऐसा होता है जो सारे लोग यूज करते हैं, सबके पास एक ही तरह का सॉफ्टवेयर रहेगा। कस्टमाइज वो होता है कि जो अपने अनुसार सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंजिंग करा लेते हैं, तो उसको कस्टमाइज बोलते हैं। तो अधिकतर बिजनेसमैन लोग कस्टमाइज यूज करता है और आम आदमी जेनरिक यूज करता है। 16 नंबर, इन हाउ मेनी कैटेगरीज प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड। देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने कैटेगरी में इसके प्रोसेस को बांटा गया है, तो 3 कैटेगरी। 3। इसमें क्या होता है, पहला होता है सेंसिंग, दूसरा होता है रीजनिंग और तीसरा होता है एक्शन। मतलब जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो काम होता है, तो पहले ये सेंस करेगा, फिर उसको थोड़ा सा समझेगा और फिर उसके हिसाब से एक्शन ले लेगा। 17 नंबर, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैटेगराइज्ड। तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनैलिटी के आधार पे इसका पैरामीटर कैटेगराइज होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। किस आधार पर, उसका कैपेबिलिटी और उसका फंक्शनैलिटी। कैपेबिलिटी मतलब बोल सकते हैं क्षमता। चलिए 18 नंबर पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लर्निंग। लर्निंग एक कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ट्रेनिंग नहीं, देखिए ट्रेनिंग नहीं होगा, लर्निंग होगा, ठीक है, लर्निंग। वैसे भी मशीन लर्निंग सुने होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक वो भी पार्ट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। एजेंट करके क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें याद रखिएगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मैपिंग ऑफ परसेप्ट सीक्वेंस टू एन एक्शन। मतलब क्या कि उसको कौन कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है उसका सारे सीक्वेंस का मैपिंग कर लेता है वो, कि पहले ये करेंगे फिर नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट ईयर, इस तरह का मैपिंग कर लेगा। तो यही करें कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। एजेंट का काम यही होता है कि आगे क्या करना है इन सब का मैपिंग करना। 20 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमनली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें पर्ल हो जाएगा। देखिए पर्ल का इस्तेमाल नहीं के बराबर होता है, नहीं होता है। बाकी जावा के थ्रू भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकता है, और लिफ्ट से तो बहुत ज़्यादा होता है, प्रोलॉग के थ्रू भी हो जाता है। ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था। 21 नंबर, द क्वालिटी ऑफ डैश रिमेन्स अनचेंज्ड इवन इफ द साइज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। तो देखिए कह रहा है कि कोई एक इमेज है जिसको आप कितना भी जूम कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं या जूम इन कर रहे हैं, तो उसका क्वालिटी जो है ना वो बरकरार रह रहा है, मतलब उसका क्वालिटी खराब नहीं हो रहा है। तो ऐसा वेक्टर ग्राफिक्स में ही होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में ही ऐसा होता है कि कितना भी जूम कर दीजिएगा उसके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, तो वेक्टर। 22 नंबर, द नंबर ऑफ स्टिल पिक्चर या फ्रेम भी बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ स्टिल पिक्चर डिस्प्लेड पर डैश इज कॉल्ड। मतलब पर सेकेंड कितना नंबर ऑफ पिक्चर आप दिखा देते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेम रेट। फ्रेम रेट आप देखते हैं ना, ये मोबाइल में ऐसे आता है 30p, मतलब कि 30 फ्रेम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये सब उसका है। खासकर स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कीजिएगा तो उसमें इस तरह का ऑप्शन आता है 60p, तो ये थोड़ा सा और हाई हो गया। एक सेकेंड में 60 फ्रेम गुजरेगा आपके आंखों के सामने से। तो ये मल्टीमीडिया का क्वेश्चन है। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ दीज
डिस्क्राइब्स द डायमेंशन ऑफ वीडियो स्क्रीन। वीडियो स्क्रीन का डायमेंशन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। उसको क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। इसको याद कर लीजिएगा, एक दो बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। एस्पेक्ट रेशियो मतलब क्या कि आप लोग देखते हैं मोबाइल, जैसे कि अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं तो इसका एस्पेक्ट रेशियो अलग है। ये मोबाइल के आपके स्क्रीन में फिट नहीं आता होगा, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट जाता होगा, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो आपके मोबाइल के एस्पेक्ट रेशियो से मैच नहीं करता है, तभी ऐसा होता है। अधिकतर देखते होंगे कि आजकल लंबा लंबा ऐसे स्क्रीन चल रहा है, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो अलग है। एस्पेक्ट रेशियो को ऐसे डायमेंशन इस तरह से मापते हैं। चलिए उतना डिटेल नहीं जाना। 24 नंबर करेक्ट, द मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मतलब कि हमको लग रहा है कि 3-4 बार ये आ चुका है, वो हर सेट में लगभग आ ही गया है। तो जो भी होता है एरे का स्टार्टिंग का मेमोरी एड्रेस को हम लोग बोलते हैं बेस एड्रेस, जिसको हम लोग जीरो पोजीशन बोलते हैं ना, उसी की बात ये कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। हाँ जी। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पुश एंड पॉप। देखिए पुश ऑपरेशन पॉप ऑपरेशन आपको स्टैक में देखने को मिलेगा, ठीक है। पुश पॉप ये मिलता है स्टैक में। टू डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे आप लोग पढ़े ही होंगे, तो टू डायमेंशनल एरे को मैट्रिक्स एरे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर बोथ हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव, ठीक है, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो इसीलिए दोनों आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। टेबल एरे भी उसको बोलते हैं। अब यहाँ पे जो 27 नंबर क्वेश्चन है ये भी है आपका डाटा स्ट्रक्चर से ही। कह रहा है कि व्हेन न्यू डाटा आर टू बी इंसर्टेड इनटू ए डाटा स्ट्रक्चर बट देयर इज नो अवेलेबल स्पेस। आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं किसी डाटा स्ट्रक्चर में, जैसे कि एरे ही ले लीजिए, उसमें आप एक नया एलिमेंट डालना चाहते हैं लेकिन जगह है ही नहीं, तो उसको बोलेंगे, उस सिचुएशन को बोलेंगे ओवरफ्लो। क्या बोलेंगे? ओवरफ्लो। और उसी तरह का इसका उल्टा होता है अंडरफ्लो। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनाया है कि एक लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट का में एक स्टार्ट होता है ना, तो लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नल वैल्यू शो कर रहा है। तो जब लिंक लिस्ट के स्टार्ट में नल वैल्यू शो करेगा तो इस समय कोई नोड उसमें ऐड नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे अंडरफ्लो। क्या बोलेंगे? अंडरफ्लो। तो देखिए यही सबसे क्वेश्चन, डाटा स्ट्रक्चर बहुत आसान है अपने आप में, लेकिन स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है। डाटा स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उसी में से तो क्वेश्चन आना है, कितना घुमाएगा क्वेश्चन को। फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है लिंक लिस्ट का, स्टैक का, क्यू का, ट्री, ये सब का फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, उसी से क्वेश्चन बनता है। 29 नंबर क्वेश्चन, ए डाटा स्ट्रक्चर वेयर एलिमेंट्स कैन बी एडेड और रिमूव्ड एट आइदर एंड। कह रहा है कि एक डाटा स्ट्रक्चर है, अब समझिए कि क्यू है कि स्टैक है कि एरे है, क्या है। कह रहा है कि उसमें हम दोनों एंड पे डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे नहीं बोल रहा है कि क्यू है कि स्टैक है, क्या है। तो डी क्यू ही एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों एंड पे आप डाटा डाल सकते हैं और निकाल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डी क्यू, डबल इंडेड क्यू। क्यू का ही एक प्रकार है वो। देखिए यहाँ पे CSS का एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस में CSS HTML XML थोड़ा थोड़ा करके है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ही उसका नॉलेज आपको लेना है, ठीक है। तो CSS का फुल फॉर्म सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, कैस्केड स्टाइल शीट होता है। तो 30 नंबर में क्या कह रहा है कि व्हाट इज CSS। CSS क्या है? तो ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑल ऑफ द मेंशन्ड, ऊपर में जो कुछ है सब सही है। तो पढ़ देते हैं थोड़ा सा। CSS इज ए स्टाइल शीट लैंग्वेज। एक तो डेफिनेशन आपको यहाँ मिल गया कि CSS क्या है, वो स्टाइल शीट लैंग्वेज है। CSS इज डिजाइंड टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर एंड फॉन्ट। देखिए HTML जो भी है ना, उसके पास उतना पावर नहीं होता है कि खूब बढ़िया डिजाइन कर दे, तो एक्स्ट्रा डिजाइनिंग मतलब एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग CSS का हेल्प लेते हैं। तो CSS के पास यही खूबी है कि CSS का कोड आप अलग लिख सकते हैं
और उसमें सारा डिजाइनिंग आप लिख दीजिए और उसको अटैच कर दीजिए HTML के साथ। तो वही बोल रहा है कि यहाँ पे सेपरेट प्रेजेंटेशन, मतलब उसका सारा डिजाइन हम लोग सेपरेट रख के चलते हैं। CSS इज द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट। और CSS का इस्तेमाल हम लोग इसीलिए तो करते हैं ताकि स्टाइल प्रोवाइड कर पाए HTML डॉक्यूमेंट को। तो सबके सब सही है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज्ड टू इम्बेड CSS। मतलब CSS को HTML के साथ लिंक करना है ना, तो लिंक करने के लिए आपको स्टाइल टैग का यूज करना होगा। ये आखिरी CSS का इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू स्पेसिफाई ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट। देखिए सेलेक्टर लगभग 4-5 तरह का सेलेक्टर होता है CSS में, कम से कम उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, नहीं तो एक अलग से सेपरेट वीडियो ला देंगे CSS के बस सेलेक्टर पे। तो इसमें क्या कह रहा है कि ग्रुप बनाना है, आपको क्या करना है, एलिमेंट सबका ग्रुप बनाना है। तो क्लास सेलेक्टर से ही आप ग्रुप बना सकते हैं, एलिमेंट सबका ग्रुप बना सकते हैं। 33 नंबर, कह रहा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन है, तो सब CPU शेड्यूलिंग है, प्रायोरिटी भी है, राउंड रोबिन भी है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड, मतलब ऑल ऑफ द एबव। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पे कह रहा है कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम ईच प्रोसेस हैज इट्स ओन। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस वगैरह के बारे में खूब बढ़िया से पढ़ना होता है। तो हर प्रोसेस का अपना एक PCB मेंटेन किया जाता है, ठीक है। उसमें बहुत सारा PCB एक क्या होता है ना, एक तरह से रजिस्टर समझ लीजिए, जिसमें बहुत सारा चीज़ लिखा जाता है। तो उसमें ओपन फाइल के बारे में, फाइल उसका एक अलग फाइल ओपन होता है हर प्रोसेस का, पेंडिंग अलार्म, सिग्नल, सिग्नल हैंडलर, एड्रेस स्पेसेस, ग्लोबल वेरिएबल, ये सब प्रोसेस का अपना अलग अलग होता है। तो मतलब बोल सकते हैं इस प्रोसेस का ये सारा चीज अलग अलग रहता है। तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, D। 35 नंबर क्वेश्चन, इफ ए प्रोसेस फेल्स मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम राइट द एरर इन्फॉर्मेशन। देखिए कोई प्रोसेस फेल होता है ना, तो उसका एरर इन्फॉर्मेशन को लॉग फाइल में लिख दिया जाता है। चलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं इधर। कह रहे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या नहीं आता है, तो पाम OS नहीं आता है, बाकी वो तीनों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, तीनों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। 37 नंबर, वेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड स्टेट, मतलब एक प्रोसेस है जो ब्लॉक्ड स्टेट में है, वेटिंग फॉर सम इनपुट आउटपुट सर्विसेज, वो इनपुट आउटपुट का जरूरत है उसको, तो उसको मान ली कि इनपुट आउटपुट की जरूरत है, आप इनपुट आउटपुट उसको प्रोवाइड करा दिए, मान ली कुछ इनपुट कीबोर्ड से दे दिए, अब उसका वो काम कंप्लीट हो गया। अब वो किस स्टेट में वापस जाएगा, तो वापस जो जाएगा ना वो रेडी स्टेट में जाएगा। ब्लॉक्ड स्टेट से आप फिर रेडी स्टेट में ही जाइएगा, ठीक है ना, डायरेक्ट रनिंग स्टेट में आप नहीं जा सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा D। 38 नंबर, द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डी रिफरेंसिंग और इनडायरेक्शन। तो ये जो ऑपरेटर है एस्ट्रिक्स, इसी को डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, ठीक है। डी रिफरेंसिंग मतलब ये इसके पास कोई जब ये ऑपरेटर लगा दिए किसी वेरिएबल के साथ, तो उस वेरिएबल पे, हालांकि पॉइंटर वेरिएबल के साथ ही अक्सर इसको लगाया जाता है, तो उस वेरिएबल पे जो एड्रेस है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो निकल के आता है, इसीलिए डी रिफरेंसिंग बोलते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट हम वहां से वैल्यू लेके आ रहे हैं, तो इसीलिए इनडायरेक्शन भी बोलते हैं। 39 पे आ गए हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसेस द सेवंथ एलिमेंट स्टोर्ड इन एरे। एक एरे है, मान ली 10 लेंथ का एरे है, आपको सेवंथ एलिमेंट को निकालना है, तो आपको लिखना होगा इस तरह से, एरे का नाम और 6 सबस्क्रिप्ट वैल्यू। तो 0 से स्टार्ट होता है, तो 6 पे जाइएगा तो 7 पोजीशन पे तो ऐसे ही पहुंच जाइएगा। हाँ देखिए छोटा सा मैंने कोड वाला प्रोग्रामिंग डाल दिया है, छोटा सा कोड वाला क्वेश्चन डाल दिया है, थोड़ा सा इस पर विचार करते हैं, करें कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया, इसको बोल्ड करना मैंने भूल गया, पतला पतला दिख रहा है। तो देखिए यहाँ मेन फंक्शन से ही डायरेक्ट गौर कीजिए। करें कि एक है आपके पास स्ट्रिंग, स्ट्रिंग एरे बोल सकते हैं,
तो इसको हम जस्ट मान लेके बना देते हैं 5 लेंथ का, ठीक है। इसमें ए बी सी स्टोर है, तो ए बी सी, तो 0 1 2 3 4, यही ना इसका पोजीशन, इंडेक्स पोजीशन हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे ये सेकंड नंबर जो लाइन है यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है str3, मतलब थर्ड पोजीशन का वैल्यू दो। देखिए तो थर्ड पोजीशन पे कोई वैल्यू आपको नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब आउटपुट में थर्ड पोजीशन से तो कोई वैल्यू आएगा नहीं। फिर यहाँ पे उसके नेक्स्ट लाइन में देखिएगा तो str को ही प्रिंट किया जा रहा है, तो str तो ये अपने आप में पूरा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए बी सी, ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 41वां क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि यू वांट टू इम्प्लीमेंट ए मैकेनिज्म that automates the IP configuration including IP address, subnet mask, default gateway and DNS information। इतना ही से आप आंसर पकड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि वो प्रोटोकॉल क्या है जो ये सब आपको प्रोवाइड करता है, मतलब क्या कि ऑटोमेटिक आपके लिए एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दे, मतलब आईपी एड्रेस जनरेट कर दे। तो जहाँ ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस जनरेशन की बात आएगी ना, तो ये सी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा, DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। जब जब आप इंटरनेट से जुड़ते हैं ना, तो एक नया नया आईपी एड्रेस आपके लिए ये प्रोवाइड करा देता है, तो इसी को बोलते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये काम करता है ये वाला, ठीक है। अब 42 पे आते हैं, करेक्ट। TCP IP लेयर इज इक्विवेलेंट टू कंबाइंड सेशन प्रेजेंटेशन एंड डॉस। देखिए TCP लेयर में सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन को मिलाकर एक लेयर बन जाता है, जिसका नाम खुद में एप्लीकेशन लेयर ही होता है, APPLI, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। TCP IP को OSI से कंपेयर कीजिएगा तो वहाँ देखने को मिलेगा कि सेशन लेयर TCP में नहीं होता है, प्रेजेंटेशन लेयर TCP में नहीं होता है, जबकि ये दोनों लेयर किसके अंदर आ जाता है, एप्लीकेशन के अंदर ही आ जाता है। 43, ए डिवाइस ऑपरेटिंग एट फिजिकल लेयर। तो देखिए फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर पे जो जो डिवाइस यूज होता है ना, ये डाटा लिंक लेयर, वो डिवाइस थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो फिजिकल लेयर पे आपका रिपीटर यूज होता है, और डाटा लिंक लेयर पे ब्रिज यूज होता है, और राउटर नेटवर्क लेयर पे यूज होता है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रिपीटर। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एरे एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो एरे लीनियर है, लिंक लिस्ट भी लीनियर है, तो इसका मतलब नॉन ऑफ दीज इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि कौन नहीं है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, तो नॉन ऑफ दीज। अब आ जाते हैं यहाँ पे आंसर पहले से ही टिक हो गया। चलिए 46, विच ऑफ द फॉलोइंग केस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, ठीक है ना। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ना पड़ता है, तो उसमें देखिएगा वर्स्ट केस होता है, वेस्ट केस होता है, वर्स्ट होता है, और एवरेज होता है, लेकिन नॉल कोई नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉल, क्योंकि नॉट पूछ रहा है, नॉट। इसका करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग कैन नॉट गो इनसाइड हेड एलिमेंट। HTML का क्वेश्चन है, HTML के हेड एलिमेंट में कौन सा टैग हम लोग नहीं यूज कर सकते हैं, तो वो हो गया हेडिंग टैग। हेडिंग टैग बॉडी में यूज होता है, जिसको हम लोग H1 और से लेकर H6 तक ये होता है, ठीक है, H6 तक हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग का यूज हम लोग हेड टैग में नहीं करेंगे। देखिए हेडिंग टैग, हेड टैग दोनों अलग अलग चीज़ है। तो हेड टैग के अंदर आप टाइटल यूज कर सकते हैं, मेटा डाटा यूज कर सकते हैं, स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, ये सेशन काफ़ी लंबा हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैव ए लिमिटेशन दैट वी कैन ओनली स्टोर इंफॉर्मेशन टू इट बट कैन नॉट इरेज और मॉडिफाई। देखिए हम लोग केवल डाल सकते हैं, इरेज या मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा तो रोम में ही होता है ना, तो CD रोम।
डेजी व्हील प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर है? तो इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर भी इम्पैक्ट है, मैट्रिक्स प्रिंटर भी इम्पैक्ट है, ठीक है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है, तो हालांकि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 50 नंबर, द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन जो भी हम लोग का जाता है कंप्यूटर में, उसका एग्जीक्यूशन एएलयू पे होता है। कहाँ होता है? एएलयू पे। तो ये हो गया आपका सही आंसर। चलिए, ये अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि देख तो बहुत लोग रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट मॉक टेस्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।